हम टाइप्स की जब बात करते हैं तो यहाँ फॉर्मेटिव और समेटिव की सूरत में, कंटिन्यूस और टर्मिनल की सूरत में, कोर्स वर्क वर्सेज एग्जामिनेशन की सूरत में, प्रोसेस वर्सेज प्रोडक्ट की सूरत में, इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल की सूरत में डिफरेंट ये आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट मिलती हैं। लेकिन इनमें से जो हम मोस्टली यूज करते हैं, जिनका तल्लक हमारी क्लासरूम के साथ है, वो फॉर्मेटिव और समेटिव या इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट के हवाले से जिसको हम फोकस भी करेंगे। बाकी भी वही कहीं मानी रखते हैं, नाम डिफरेंट हैं बट फंक्शंस आर दी सेम। कंटिन्यूस है तो वो फॉर्मेटिव की सूरत में है, समेटिव है तो वो टर्मिनल की सूरत में भी होती है। तो ये नाम कुछ मुख्तलिफ अंदाज में हमें मिलते हैं, जबकि उन असेसमेंट का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही हमें नजर आता है। बात हम कर रहे थे असेसमेंट के हवाले से। फॉर्मेटिव और समेटिव की मैंने बात की, और फॉर्मेटिव समेटिव जो है मैंने कहा था कि ये ऑलमोस्ट वही कंटिन्यूस और टर्मिनल है, कोर्स वर्क वर्सेज एग्जामिनेशन है। आप लोगों में से अक्सर जो है वो एमएस अगर किसी ने किया हुआ है या पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कोर्स वर्क होता है और उसके बाद खैर डिसर्टेशन होती है, लेकिन यहाँ पे भी आपका कोर्स वर्क भी है। कोर्स वर्क जो है वो फॉर्मेटिव की सूरत में है और एग्जामिनेशन जो है वो टर्मिनल की सूरत में होता है। इसको आप बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट है। प्रोसेस क्या है? दैट इज अगेन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द अचीवमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स। आपका वो जो प्रोसेस चलेगा जिस दौरान आपका इंस्ट्रक्शनल पीरियड चल रहा है वो प्रोसेस है, और इन दी एंड जो टर्मिनल एग्जामिनेशन समेटिव सूरत में जब आप फाइनल अपना देखोगे कि वेयर यू वांट टू बी, have you reached at that point that where you want to be, that is what the product is. Process is where you are, and then product is where you want to be. So where we are या where you are is your process and where you want to be is your product, जो end result की सूरत में है। इसी तरह से internal और external examination है, that is something different from formative, continuous, coursework or process। इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम असेसमेंट का थोड़ा सा फर्क है। इंटरनल में आपका जो टीचर है उसके पास कुछ अख्तियार होता है, इंस्टीट्यूशन के पास कुछ अख्तियार होता है। जो इंटरनली जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ कुछ मार्क्स जो हैं वो टीचर को दिए जाते हैं, अदारे को दिए जाते हैं, और फाइनली उसके बाद आपकी जो एक्सटर्नल असेसमेंट होती है दैट वाज एक्चुअली लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन 1959। फिर उसके बाद जो है वो 1979 के अंदर भी ये प्रपोज हुई। 1959 के अंदर ये इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का को शामिल किया गया कि जो आपके 30% हैं, 30% विल बी इंटरनल एग्जामिनेशन एंड 70% विल बी द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो गोल है इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर्स टू इंप्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट्स टू इंप्रूव देयर लर्निंग। सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग फीडबैक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, और उस ऑनगोइंग प्रोसेस की वजह से फिर फीडबैक मिलेगी, फीडबैक टू इंस्ट्रक्टर्स एंड आल्सो द फीडबैक टू द लर्नर्स। तो दोनों को ये फीडबैक मिलेगी। हेलो, तो दोनों को ये फीडबैक मिलेगी, लर्नर को भी और इंस्ट्रक्टर को भी या टीचर को भी। टीचर उसी फीडबैक को लेके अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करेगा और लर्नर उसी फीडबैक को लेके अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। दैट इज व्हाट द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। दैट इज एक्चुअली ऑनगोइंग प्रोसेस that actually continues during the teaching process या during the teaching learning process। उस्ताद के उस इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान जब टीचर जो है वो बच्चों की लर्निंग को असेस कर रहा होता है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। लाइक वन ऑफ द टेक्निक द टीचर कैन यूज इज द क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर के जरिए से, क्विज के जरिए से, ये क्विज की सूरत में या जो क्वेश्चन आंसर की सूरत में ये चीज़ जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसके ज़रिए से जो टीचर और लर्नर अपनी जो टीचिंग है और अपनी लर्निंग है उसको इम्प्रूव करते हैं। फिर समेटिव क्या है? जब उसको देखेंगे तो समेटिव एक्चुअली डन एट द एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द सेशन,
एंड ऑफ एनी प्रोग्राम। सो किसी भी एंड ऑफ एनी प्रोग्राम, एंड ऑफ एनी सेशन, एंड ऑफ एनी इंस्ट्रक्शनल यूनिट, जब कोई असेसमेंट की जाएगी तो दैट इज कॉल्ड एज summative assessment. So the goal of summative assessment is to evaluate students' learning at the end of an instructional unit by comparing it against some standard or benchmark. So standard और benchmark बना हुआ होता है, like आपका standard और benchmark क्या है 50%. So 50% या 50 marks is your benchmark or standard. Any one of you who got 50 marks is considered to be pass. उसको वो आगे मूव कर दिया जाएगा, और जो 50% नहीं लेता या 50 मार्क्स नहीं लेता उसको हम रिटेन कर लेंगे, उसको हम कहेंगे जी यू विल बी गिवन एन अदर चांस, उसको एक और मौका दिया जाएगा, फिर एक और मौका दिया जाएगा। अगर 2 मौक़ों से भी वो फ़ायदा नहीं उठा सकता तो फिर उससे माजरत कर ली जाएगी और उसको कहा जाएगा यू हैव टू टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट नाउ। उसको अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए फिर 2 मौक़ों के बाद जो है वो फ्रेश के तौर पर उसको आना पड़ेगा। लाइक जितनी भी आइदर बोर्ड्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम के अंदर यही पैटर्न है कि हर जगह पर आपको यू आर गिवन 2 चांसेस, इफ़ यू कांट अवेल 2 चांसेस टू क्वालिफाई दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो फिर आपको दोबारा से दाखिला लेना पड़ेगा। सो एक बेंचमार्क और एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड इज आइदर फॉर ए सिंगल सब्जेक्ट और फॉर ए प्रोग्राम। तो ये समेटिव असेसमेंट जो है, समेटिव सम जो है, सम आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो SUM सम मजमुए के बाद। सो मजमुआ क्या है कि दैट इज द एंड ऑफ योर इंस्ट्रक्शनल यूनिट। उसके बाद जब आप असेसमेंट करते हो तो उस असेसमेंट का मकसद जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को एवेल्युएट करना, और सिर्फ एवेल्युएट करना नहीं है बल्कि उसके बाद कुछ डिसीजंस लेना। और डिसीजंस क्या हैं? either to move on to next grade or to retain it। दोनों सूरतों में अगर हम किसी प्रोग्राम की असेसमेंट करते हैं तो फिर हम एट द एंड ऑफ दैट प्रोग्राम हम डिसाइड करते हैं either to continue that program or to discontinue it। 2 ही फैसले होने हैं ना, या हम इसको जारी रखें या हम इसको खत्म कर दें। B.Ed 1 ईयर वाला था तो B.Ed 1 ईयर के अंदर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई। जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई तो फिर HEC ने क्या फैसला किया, इसको जारी रखना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए। हम टीचर्स की क्वालिटी चाहते हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देन समेटिव असेसमेंट की सूरत में इट इज़ डिसाइडेड दैट नाउ इस B.Ed को फेज आउट कर देना चाहिए और उसकी जगह पर नया B.Ed लॉन्च करना चाहिए या ऑफर करना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। सो एग्जांपल्स इसकी क्या है? मिड टर्म एग्जाम्स हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, पेपर्स हैं, सीनियर रिसाइटल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये समेटिव असेसमेंट की सूरत में हैं जो हम करते हैं। इंटरनल असेसमेंट में बाकी जो है उनको मैं स्किप कर रहा हूँ, वो दरमियान में जो कंटिन्यूस थी, कंटिन्यूस और एंड टर्म वाली थी, और इसी तरह से जो दूसरी कंटिन्यूस और एंड टर्म के अलावा प्रोसेस और प्रोडक्ट थी या कोर्स वर्क और एग्जामिनेशन वाली थी, उसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो सेम वही चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही थी। इंटरनल और एक्सटर्नल के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स आर स्टाफ बाय द पीपल हु गवर्न इट। इफ देयर इज अ क्लास और उस क्लास की इंटरनल असेसमेंट करनी है और स्टूडेंट्स को एवेल्युएट करना है, तो स्टूडेंट्स की एवेल्युएटिंग की करेगा कौन करेगा? द पीपल हु गवर्न इट, द पर्सन और द टीचर हु इज टीचिंग दैट पर्टिकुलर क्लास। सो जो टीचर पढ़ा रहा है, मैंने कहा था वो टीचर की तरफ से होगी, वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगी। सो इंटरनल असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स आर स्टाफ बाय द पीपल हु गवर्न इट। People that is who govern it is the teacher who is governing that class or administering that class or teaching that class। तो वो जो assessment करेगा या evaluation of the students करेगा, that is said to be internal assessment। Need of internal assessment क्या है? So to give credit in final assessment, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि 30% 70%। सो वो 70% के अंदर जो फाइनल असेसमेंट आपकी आनी है कन्फ्लिक्टेड मार्क्स की सूरत में, उसमें क्रेडिट को शामिल करने के लिए, और इवन दैट इज मच मोर हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स कि वो फाइनल एग्जाम को बेहतर कर सकता है। लाइक आपके जो इंटरनल असेसमेंट है या आपकी असाइनमेंट है, आप में से अगर कोई उन असाइनमेंट्स में से
someone get 80 plus 80 marks, 80 plus 80 मार्क्स इक्वल टू 160 हो जाएंगे। 160 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो डेट इज अगेन बिकम्स 80। और जब हम 80 का करेंगे 30%, 80 का होगा कितने परसेंट? 80 का 30% हम अगर करेंगे 80 इंटू, ठीक है जी, 30% करेंगे तो डेट विल बिकम 24। आपके सामने मैंने ये कैलकुलेशन निकाली है इंटरनल असेसमेंट का क्या फायदा है। अगर समवन है रिटन असाइनमेंट आप पर्टिकुलर कोर्स, जैसे आपकी 86-28 है, 86-28 अगर आप करते हो और उसमें असाइनमेंट नंबर 1 में भी आपके 80 मार्क्स हैं, असाइनमेंट नंबर 2 में भी 80 मार्क्स हैं, 160 हो जाएंगे, उनकी एवरेज निकालेंगे तो वो 80 ही आ जाएगा। और 80 का जब आप 30% निकालेंगे तो 24 मार्क्स। That mean कि you got 25 or you obtained 24 marks before sitting for final assessment or final examination. तो आपका जो एक्सटर्नल असेसमेंट है उसमें जाने से पहले आपने 24 मार्क्स हासिल कर लिए। एंड इफ यू गॉट 50 मार्क्स इन योर फाइनल पेपर, 50 मार्क्स इन फाइनल पेपर, तो 50 मार्क्स के जब आप करोगे तो 50 मार्क्स का जो होगा दैट इज 50 इंटू 70% होगा, 50 इंटू 70%, देन इट बिकम्स 35। और जब आप इन दोनों के कन्फ्लिक्टेड मार्क्स करोगे तो कन्फ्लिक्टेड मार्क्स में आपका क्या होगा, जब हम उनको कैलकुलेट करेंगे तो नाउ इट बिकम्स 35 प्लस 24 इक्वल टू 59। तो अगर आप असाइनमेंट करते हो और असाइनमेंट में आप 24 मार्क्स लेते हो और जो मिनिमम मार्क्स हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स इन योर पेपर हैं वो 50 हैं, वो 50 लेते हो, तो आपके कन्फ्लिक्टेड मार्क्स जो हैं वो असाइनमेंट के और पेपर के मिला के नाउ इट बिकम्स 59 मार्क्स। तो ये 24 आपके एड अप होके तो आप 59 मार्क्स पे चले गए हो। तो इट इज इन दी हैंड ऑफ टीचर। टीचर आप उसको क्लास टेस्ट ले, टीचर उसको क्विज की सूरत में ले, टीचर उसको असाइनमेंट की सूरत में ले, टीचर उसको कोई जो सरप्राइज टेस्ट की सूरत में ले, दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप। जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर देखें लाइक इन BS क्लासेस, हमारे यहाँ मे टर्म होता है। सो मे टर्म हम करते हैं, 20 नंबर का मे टर्म होता है, 40 मार्क्स हमारे पास हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 40 मार्क्स जो हैं वो टीचर के पास हैं, 60 मार्क्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी वाले फाइनल एग्जाम की सूरत में लेते हैं। अब 40 मार्क्स की डिवीजन क्या है, 40 मार्क्स में 20 मार्क्स का मे टर्म है, 10 मार्क्स की प्रेजेंटेशन है, 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। सो 3 डिफरेंट पोर्शन किए हुए हैं, 20 मार्क्स का मिड टर्म, 10 मार्क्स की असाइनमेंट, 10 मार्क्स की प्रेजेंटेशन। अब उसके अंदर जो है वो क्विज की सूरत में भी हो सकता है, 10 मार्क्स को आगे फर्दर वाइवा की सूरत में और प्रेजेंटेशन की सूरत में भी आप उसके जो कंटेंट को देखते हुए कर सकते हो। ये टीचर के पास है कि टीचर उसके लिए क्या अपने पास कोई क्राइटेरिया बनाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये असेसमेंट की सूरत में। और हम बात कर रहे थे टू कीप क्रेडिट इन फाइनल असेसमेंट, दैट इज व्हाट द क्रेडिट टू फाइनल असेसमेंट इज, दैट इन कन्फ्लिक्टेड मार्क्स अगर 59 है तो 59 कैसे बन गए, 24 आपके असाइनमेंट के हैं जो आपने इंटरनल असेसमेंट की सूरत में आपने दी। प्रोवाइड लिंक फॉर फीडबैक इन टीचिंग है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू इवैल्यूएट हिज और स्टूडेंट है, रिड्यूस टेंशन एसोसिएटेड विद फाइनल एग्जामिनेशन है। बहुत बड़ी बात है ये भी, एग्जामिनेशन की टेंशन अपनी जगह पर होती है, हाथों में पसीने आ रहे होते हैं, ठीक है, भूख खत्म हुई होती है, ठीक है। आप में से कईयों की ऐसे होती होगी, कम से कम ओपन यूनिवर्सिटी में B.Ed में नहीं तो जब आप MSc कर रहे होंगे या MA-MSc कर रहे होंगे और जब एग्जाम आते होंगे तो हाथों में पसीना और भूख का खात्मा, इस चीज का आपको एहसास होता होगा। बड़े लेवल पर में भी ना हो, लेकिन जब आपने FSC की होगी तो लाजमी तौर पर आपके अंदर ये चीजें आती होंगी। तो ये इंटरनल असेसमेंट कहीं आपके ऊपर वो जो एक टेंशन है
उसके उस फाइनल एग्जामिनेशन के साथ अगर आपको 100 का एग्जाम देना पड़े और पता लगे जी 100 में से मैंने 70% या 60% लेके मैंने पास होना है, तो फिर एंग्जाइटी का लेवल कुछ और होगा। और अगर आपको पता हो कि नहीं कि मैं 50 भी ले लूंगी तो देन फिर भी ठीक है, तो उसका एंग्जाइटी लेवल कुछ और होगा। ये क्यों होता है कि जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं और मार्क्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वहां पर पास होना उतना मुश्किल हो जाता है। अगर देखें ना, अगर आपको 4 क्वेश्चन करने हो 25-25 मार्क्स के, तो फिर उस पेपर में पास होना, और अगर आपको 10 क्वेश्चन करने हो 10-10 मार्क्स के, तो उसमें पास होना बहुत फर्क आ जाएगा। जितने मार्क्स टोटल मार्क्स की जो टोटल मार्क्स हैं जितने कम हो जाएंगे, उतना मार्क्स लेना जो है वो आसान हो जाएगा। आपके इल्म में जैसे आजकल हमारा सिस्टम जो है असेसमेंट का, खासतौर पर एक्सटर्नल असेसमेंट का, वो सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ज्यादा सवाल आते हैं, तकरीबन 30-35 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो लोग जो या स्टूडेंट्स मार्क्स जो हैं वो फारेनहाइट शक्ल में ले रहे हैं। तो आपने देखा ना, फारेनहाइट शक्ल में 98.6, 97.6, 94.8, 98.2। हमारा जमाना होता था तो हमारे मार्क्स जो हैं वो सीलियस ग्रेड में होते थे, सीलियस में सेंटीग्रेड के अंदर होते थे। ये क्या है जी, 40, 44.2, 48.3, 51.2। हम सीलियस वाली सेंटीग्रेड के पढ़े हुए हैं, क्योंकि उस वक्त मार्क्स जो हैं सवालात कम होते थे, ऐसे टाइप ज्यादा होते थे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जब मेजर किया जाता था, 20 नंबर का एक सवाल होता था, 20 में से जो बड़ा भी अपने आप को समझता था जी मैं बड़े खुले नंबर देने वाला हूँ, वो भी 10-11 ही दिया करता था। जबकि आजकल आपके 1-1, 2-2 नंबर का सवाल है, अब 1 या 2 में से काटना क्या। इस वजह से इतने मार्क्स स्टूडेंट्स लेते हैं कि उनके मार्क्स हमें फारेनहाइट शक्ल में मिलते हैं। हमारे ज़माने में सेंटीग्रेड की शक्ल में मार्क्स हम देखा करते थे। तो ये बात हम कर रहे हैं इंटरनल असेसमेंट की। टू रिड्यूस टेंशन की हमने बात की। टू evaluate sphere of activity, this cannot be alone through public exams, to induce students for continuing learning। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें से अगर कोई 1-2 पॉइंट, टू evaluate sphere of activity, this cannot be alone through जो sphere of activity है, टू evaluate sphere of activity, मुख्तलिफ ऑफ एक्टिविटी आप कर सकते हैं जो कि पब्लिक एग्जाम्स की सूरत या एक्सटर्नल एग्जाम की सूरत में करने मुश्किल होते हैं या नहीं हो सकते। उस एग्जाम में हम स्टूडेंट्स को फ्री हैंड नहीं देते, वहाँ बड़ा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है। प्रोसीजर आप जानते ही हैं कि internal assessment should be comprehensive, evaluating all the aspects of students' growth, for example academic achievement है, personality traits हैं, etc. Internal assessment should be kept separately है। Through internal assessment teachers can change attitude of students favorable towards day-to-day programs। So internal assessment should be objective है, unbiased and based on all the records of unit test and practical test है, homework है, class work। जैसे पूछा था अभी किसी ने, सर इंटरनल असेसमेंट क्लास टेस्ट भी हो सकते हैं, आयशा ने ये सवाल किया था। सो आयशा, आपके सवाल का ये यहाँ पे जवाब आ गया है। सो इंटरनल असेसमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव है, अनबाइस्ड है एंड बेस्ड ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ, अब नो ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट यू हैव आस्क्ड। योर क्वेश्चन इज यूनिट टेस्ट की शक्ल में हो सकता है, प्रैक्टिकल टेस्ट की शक्ल में हो सकता है, होमवर्क की सूरत में हो सकता है, क्लास वर्क की सूरत में हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल केस की सूरत में हो सकता है, इन्वेंटरी की सूरत में हो सकता है, पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट टेस्ट की प्रोजेक्ट्स की सूरत में हो सकता है, क्विज की सूरत में हो सकता है, असाइनमेंट की सूरत में हो सकता है, प्रेजेंटेशंस की सूरत में हो सकता है। आप किसी भी शक्ल में इंटरनल असेसमेंट जो है वो कर सकते हो। कंपोनेंट्स क्या हैं? सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। इन चीज़ों को हम अभी स्किप कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? No undue weightage is given to annual or external exams. Students will be engaged in study throughout the year. Okay. This will be more regular alert and science in student. This will be more regular alert and science in student. वो students की science के मुताबिक, science means students को
स्टूडेंट्स की जो उनकी जो थिंकिंग के मुताबिक जो है और उनको रेगुलरली इंटैक्ट रखना सब्जेक्ट के साथ, उस हवाले से ये बात है। 11th आवर प्रिपरेशन इन एग्जाम विल बी रिड्यूस टू मिनिमम। खासतौर पर जब आप लोग ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एज ए स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट एट 11th आवर प्रिपेयर करते हैं। मारिया तोकीर, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, जैसे सनम को हमने खुश आमदीद का है, वेलकम टू क्लास आल्सो। यूनिवर्सिटी के अंदर ये मामलात हैं, तो मामला में कई टीचर जो हैं वो इसको मिसयूज कर जाते हैं। सो इट कैन काज ग्रेट हार्म इन दी हैंड्स ऑफ एन इनएक्सपीरियंस इनसिंसियर टीचर जब आ जाएगा, तो वो इसकी वजह से तालिब इल्मों को नुकसान पहुंचा जाएंगे, क्यों? उनको इसका तरीका, इसका प्रोसीजर का पता नहीं है। It will lose its validity if favoritism, personal prejudice and subjectivity अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से एक्सटर्नल कौन से हैं? evaluation carried out by evaluators external to the entity evaluated। So जो इम्तहान जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जब कोई एक्सटर्नल जो एजुकेटर है या एक्सटर्नल जो पर्सन है जब उसको वैल्यूएट करता है, तो देन इट इज सेड टू बी एक्सटर्नल असेसमेंट एंड वैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड बाय पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल फॉर द इंटरवेंशन इटसेल्फ। तो फिर वो एक्सटर्नल हो जाएगी। एक्सटर्नल की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। डिग्री सर्टिफिकेशन होती है, एक स्टैंडर्ड तक जाके होती है, जैसे आपका पहला टर्मिनल जो स्टैंडर्ड है वो आपका मैट्रिक है। मैट्रिक से पहले कोई ऐसा टर्मिनल एग्जामिनेशन नहीं है। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, बैचलर है, इवन टू मास्टर्स एंड फिर PhD। टू मेक डिस्टिंग्विश किस लिए कंपैरिजन ऑफ एबिलिटीज हैं, टू वैल्यूएट द प्रोग्रेस सिलेक्शन फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल असेसमेंट टू गेट एम्प्लॉयमेंट है। पॉपुलैरिटी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से ये एक्सटर्नल असेसमेंट है। आपने देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं मुख्तलिफ ये चेन्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। अगर आप देखते हैं ये कौन से हैं, अलाइड स्कूल सिस्टम है तो उन्होंने बाहर लगाए हुए हैं। पंजाब कॉलेज, पंजाब जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, पूरी अखबार का पेज जो है, इवन उनके कॉलेजेस के बाहर जो है जी 1088 मार्क्स हैं, 1082 मार्क्स हैं, ये फलां पता नहीं क्या कुछ उन्होंने ये पॉपुलैरिटी अपनी करते भी हैं, और फिर ये एक्सटर्नल असेसमेंट की बुनियाद पे अदारे अपने स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि वो फलां जो कॉलेज है वो बेस्ट कॉलेज है। क्यों बेस्ट कॉलेज है? एक्चुअली बेस्ट इज सेड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल असेसमेंट जैसे FYP के वाइवा में एक्सटर्नल स्टाफ आता है, बिल्कुल जी, जैसे उसके अंदर जो एक्सटर्नल स्टाफ आता है उसी तरह से ये एक्सटर्नल असेसमेंट है। सो पॉपुलैरिटी है, सिलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, एवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस है, एवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम है, क्रिएशन ऑफ गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स हैं, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस ऑफ पेरेंट्स है। बच्चे जब देखते हैं मेरे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आया और माँ वारी वारी जाती है और बाप जो है वो कुछ से फूले नहीं समाता, ये एक्सटर्नल असेसमेंट की बुनियाद पे ही होता है। इंटरनल में तो जब रिजल्ट आता है तो वालिदैन फिर भी कहते हैं कि बच्चा ये तो इंटरनल थे, एक्सटर्नल में लोगे तो पता लगेगा। तो वहां पर बच्चे की उस पोजीशन को कोई उस तरह से अहमियत नहीं दी जाती। वहाँ यही कहा जाता है कि बच्चों फाइनल में जब आओगे तो फिर है, तो फिर जब फाइनल में लेते हैं देन इट इज सेटिस्फेक्शन फॉर द पेरेंट्स। माँ वारी जाएगी, बाप जो है सबसे जाएगा और फिर सारे जो हैं वो खुश भी होंगे। So advantages क्या है? Person will be able to know his her performance है। Most people exams may encourage them to work and learn का है। Can create competition है जो which pushes the competitioners to do their best है। फिर helps in developing one's own personality and confidence है। जैसे हमने anxiety की बात की थी, वहीं पे confidence की भी है। इसी तरह से सो ये एडवांटेजेस के हवाले से बात थी। इसी तरह से इसके डीमेरिट्स भी हैं। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन हॉल है। ये क्यों वो एंग्जाइटी, वो जो
परेशानी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से बाज़ का जो है वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करने की तरफ चले जाते हैं, जस्ट पास द एग्जाम टू गेट डिग्री। बाज़ कहते हैं ठीक है जी पास हो जाएंगे। पार्शियल करिकुलम इज कवर्ड, हमारे यहाँ सिलेक्टिव स्टडी जैसे होती है। इनकम्प्लीट एवेल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी है, अनरिलायबल रिजल्ट्स हैं, यूज ऑफ हेल्पिंग बुक्स एंड गेस्ट पेपर्स हैं। चांस और लक जो है वो बहुत इसमें काम देती है। करप्शन इन्वॉल्व है, एग्जाम विदाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट है, नो अटेंशन ओवर रिसर्च है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बहुत कम होते हैं, सारे के सारे जो हैं थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल में ही हम सारा कुछ जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इसके डीमेरिट्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, पेट क्वेश्चंस हैं, समथिंग लाइक दैट जो है वही बार बार क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। स्टैंडर्ड वेरी फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड, यूनिवर्सिटीज मार्किंग इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड है, फॉर सेम पीपल एग्जाम मेक देम स्ट्रेस। आपके पास जो बैठा जिसको आप पढ़ा रहे होते हो, जो आपसे पढ़ता है, समटाइम एक्सटर्नल स्टाफ इज आल्सो अनफेयर, एग्जैक्टली मायदा। और बाद क्या होता है जब आप एक्सटर्नल एग्जाम लेते हो, जो जिसको आपने पढ़ाया होता है वो आपसे ज्यादा नंबर ले जाता है, आपके नंबर कम आते हैं, आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होता है, आपको यकीन है कि आपका पेपर उससे अच्छा हुआ है, लेकिन आपके मार्क्स कम आते हैं, उसके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, फिर बहुत दुख होता है। और क्यों होता है? दैट इज व्हाट एक्चुअली लक इन्वॉल्व। आपका पेपर ऐसे बंदे के साथ गया कि जिसकी रोज अपनी मिसेज से लड़ाई हो रही थी, और दूसरा जो है वो ऐसे के पास गया जिसको पहली दफा मिले वो इतना खुश था कि मुझे पेपर मिल गए हैं। सेम पीपल एग्जाम मेक्स द स्ट्रेस, दिस इज बिकॉज देयर too much pressure on their parents and teachers, and during the exam a person may also have problems with questions। बाज़ का सवाल की समझ ही नहीं आती, खासतौर पर हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसे हुआ है कि स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें पेपर जो है वो उर्दू में देने चाहिए, हमें इसकी समझ नहीं आती ये जो आपने दिए हुए हैं, या जो पेपर अभी आए हैं ये इंग्लिश में आए हैं, हमें उर्दू में आप पेपर जो है वो दें। सो उर्दू और इंग्लिश के चक्कर में फंस के वो स्टूडेंट जो हैं बेहतर तौर पर परफॉर्म नहीं कर पाते। बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं जी पेपर उर्दू में आए तो हमें इंग्लिश में देने थे। सो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो उसको पेपर को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले के ऊपर थोड़ा सा इसलिए इसको एक्सटेंड किया क्योंकि इसका प्रैक्टिकली हमारे साथ या क्लासरूम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, असेसमेंट का और असेसमेंट के इन बातों का। हमने कुछ टर्म्स जो है वो टेस्ट, टेस्टिंग, मेजरमेंट, वैल्यूएशन, असेसमेंट, ये हमने सारी देखी। और एज ए टीचर हमें क्लास के अंदर बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, आफ्टर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम और आफ्टर एंड ऑफ द सेशन, तो तीनों जगह पर हमें अपने आप को असेस करना है। हमारी जो प्री प्लानिंग है या प्री इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है उसको हमें असेस करना है, हमको अपनी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को असेस करना है, हमें अपनी पोस्ट इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को असेस करना है। इसी तरह से हम कह सकते हैं हमें अपनी प्री इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को और पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को असेस करना है। सो उस असेसमेंट करने के लिए फिर हमें कम अज कम ये चंद एक चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है जो असेसमेंट के हवाले से। इवन उसके बाद भी जब हम क्लासरूम के अंदर जाएंगे तो ये असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे जहन में रहेगा। इवन इंसान हर वक्त अपने आप अपना मुहासबा करता रहता है, अपने आप को असेस करता रहता है। इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डिटेल के ऊपर बात की। तो टेस्ट की बात हो रही है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होते हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं। दैट इज एक्चुअली द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। मैंने कल आपसे बात की थी कि टेस्ट कितनी तरह के होते हैं, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। टेस्ट की मैं बात कर रहा था और आपके सामने मैंने कल या परसों अचीवमेंट टेस्ट की बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने आपसे पूछा भी था कि अचीवमेंट टेस्ट कितनी तरह के होते हैं। 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स में कौन सी थी? कायनात कौन सी थी? 2 टाइप। सर क्वेश्चन रिपीट करें। रबाब, मैंने पूछा था कि टेस्ट की, अचीवमेंट टेस्ट की कितनी टाइप्स हैं? कायनात ने बता दिया कि 2 टाइप्स हैं, गजाला ने भी कहा 2 टाइप्स हैं। बट अब वो 2 कौन सी टाइप्स हैं मैं उनका पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर द 2 टाइप्स। गजाला ने कहा जी
स्टैंडर्डाइज्ड हैं। रबाब नहीं, फॉर्मेटिव और समेटिव जो है ये और चीज़ है। हाँ, मैं अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। टीचर मेड टेस्ट होते हैं और दूसरे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। सो गजाला राउत ने लिखा वन टाइप इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड सेकंड टाइप है, इवन गजाला का पहला था स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है और दूसरा टीचर मेड टेस्ट है। सो टेस्ट की दो टाइप्स होती हैं। सलमा ने भी लिखा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, वन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड द अदर इज टीचर मेड टेस्ट। अब जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं इनकी दो टाइप्स हैं और उन दो टाइप में एक को सीआरटी कहते हैं और दूसरे को एनआरटी कहते हैं। आपके सामने स्टैंडर्डाइज्ड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऊपर लिखा हुआ है। तो पहले अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट दो तरह से होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और एक टीचर मेड होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड में दो टाइप्स हैं जिसको हम नाम रेफरेंस टेस्ट एनआरटी और क्राइटेरियन रेफरेंस सीआरटी बोलते हैं। टीचर मेड की मैंने आपको बताया था कि टीचर मेड की तीन होती हैं। तीन कौन सी हैं? एक ऑरल टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, एक प्रैक्टिकल होते हैं या प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं। सो उसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में नाम रेफरेंस तो क्राइटेरियन रेफरेंस है। सो एनआरटी क्या है? एनआरटी जो है नाम ग्रुप, लार्ज ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स है, कंपेयर्स वन टेकर टू अनदर, मेजर्स अचीवमेंट, प्रेडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो ऐसा टेस्ट के जिसके जरिए से हम एक अचीवर की, एक लर्नर की अचीवमेंट को हम दूसरे लर्नर की अचीवमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसे टेस्ट को हम नाम रेफरेंस कहते हैं। जबकि जहां पर जो स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है वो अगेंस्ट सम स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज और क्राइटेरियन हो, तो पहले से मुतय्यन किए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक हो, दैट इज कॉल्ड एज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जो किसी क्राइटेरिया के मुताबिक हो, लाइक वन ऑफ द क्राइटेरिया इज 50%. So those who got 50% is said to be qualified for that next step. जो 50 नहीं लेंगे वो not qualified होंगे। जैसे आप लोगों का है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए तो यूनिवर्सिटी में आपका CGPA होता है, GPA होता है और हर आपने जो सेमेस्टर है उसमें आपने GPA 2 को मेंटेन करना है। Once you got your GPA less than 2, then you are warned. और अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में भी अगर आपका वो GPA या CGPA 2 से बिलो रहता है तो फिर आपके एडमिशन को सीज कर दिया जाता है। Then you are seized because you can't able to maintain your CGPA, और CGPA का वो जो क्राइटेरियन था, क्राइटेरियन फॉर दैट प्रोग्राम इज टू मेंटेन योर CGPA up to 2 in consecutive semesters। तो अगर आप नहीं कर पाओगे तो then your admission will be seized। तो ये चीजें आपको, ये क्राइटेरिया है। सो वहाँ ऐसे ही टेस्ट के अंदर होगा कि वहाँ पर क्राइटेरिया होता है, जो उस क्राइटेरिया को पूरा करेगा उसको जो है वो अगले स्टेप में मूव किया जाएगा। जो क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा वो वहाँ से जो फेल हो जाएगा, फेल टू प्रोसीड हो जाएगा। नाम रेफरेंस क्या होता है? टू रैंक ईच स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अचीवमेंट ऑफ अदर्स इन ब्रॉड एरियाज ऑफ नॉलेज, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स, जहां हाई और लो अचीवर्स हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ अचीवमेंट ऑफ वन स्टूडेंट विद द अदर। और जब वो कंपैरिजन करोगे देन यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हु आर द हाई अचीवर्स, हु आर द लो अचीवर्स एंड हु आर द एवरेज अचीवर्स हर क्लासरूम के अंदर। और फिर आपको ग्रुपिंग के हवाले से इट विल बी हेल्पफुल टू मेक ग्रुपिंग ऑफ योर स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। आप उनकी जो प्लेसमेंट है उस हवाले से फिर कर सकोगे। सो मेजर्स ब्रॉड स्केल एरिया सैंपल्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ टेक्स्ट बुक सिलेबस एंड जजमेंट ऑफ करिकुलम एक्सपर्ट्स, ईच स्केल इज यूजुअली टेस्टेड बाय लेस देन 4 आइटम्स। अगर आपका वो MCQs हैं या शॉर्ट आंसर्स हैं, तो जो भी आपने स्किल को टेस्ट करना है तो उसके लिए कम से कम आपको 4 आइटम्स उसके अंदर शामिल करने होते हैं जो आप टेस्ट को डेवलप करते हो। आइटम्स वेरी इन डिफिकल्टी। सो उसके अंदर जो है जो डिफिकल्टी इंडेक्स उसका जब निकालते हैं तो डिफिकल्टी इंडेक्स के जरिए से आपके वो आइटम्स हैं उनके अंदर ईजी भी होने चाहिए, उनके अंदर जो है वो डिफिकल्ट भी होने चाहिए, उनके अंदर जो है वो एवरेज लेवल के भी होने चाहिए। सो ये ऐसा नहीं होता
कि नाम रेफरेंस टेस्ट में सारे के सारे जो है वो मुश्किल ही सवाल हों या सारे के सारे जो हैं वो आसान सवाल हों, सो डिफिकल्टी लेवल जो है उसके अंदर वेरी कर रहा होता है। आइटम सेलेक्टेड दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स, क्योंकि दोनों को उसमें देखना है। ईच इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड विद द अदर एग्जामिनी एंड असाइंड ए स्कोर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटाइल, और आगे आई थिंक इसके अंदर मैंने वो परसेंटाइल रैंक भी वो बेल कर्व जो बनता है। और बेल कर्व के अंदर क्या होता है, इन दैट बेल कर्व इफ दैट टेस्ट जो नाम रेफरेंस टेस्ट है, जब आप स्टूडेंट्स को देते हो तो स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट्स हैं नाम रेफरेंस टेस्ट के बाद उनको अगर आप रेंज की सूरत में जो ऑर्डर देते हो तो फिर परसेंटाइल रैंक की सूरत में उसका बेल कर्व बनना चाहिए। सो आपका जो नाम रेफरेंस टेस्ट है उनके जरिए से जो डिस्पर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से हो कि 25% के जो हाई मार्क्स हों, 25% के लो मार्क्स हों और 50% जो एवरेज के अंदर फॉल करें, तो फिर ऐसे टेस्ट को हम नाम रेफरेंस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि हाई अचीवर्स, लो अचीवर्स और एवरेज का आपस में कंपैरिजन हो सकता है। पता नहीं आप इस चीज़ को भी समझ पाए हैं कि नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था। अगर आप इस कॉन्सेप्ट या जो मैंने अभी बताया अगर आप समझ गए हों तो हम इसको आगे फर्दर चलते हैं। आप क्लास में एक टेस्ट देते हो और क्लास में टेस्ट देने के बाद आपको 50 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 50 स्टूडेंट्स को आपने नाम रेफरेंस टेस्ट दिया। उस नाम रेफरेंस टेस्ट के बाद आपके पास रिजल्ट्स आ गए और आपको पता चल गया कि मेरा कौन सा स्टूडेंट निकम्मा है और कौन सा स्टूडेंट मेरा बहुत अच्छा है। अब निकम्मा और अच्छे का म्यार आपके पास आ गया। अब उस निकम्मे और अच्छे के हिसाब से आपने क्लास के अंदर उनकी प्लेसमेंट कर ली। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके निकम्मे सारे के सारे एक ग्रुप की सूरत में बैठे हुए हैं और लायक सारे के सारे एक ग्रुप की सूरत में बैठे हुए हैं? सो अब आपको पता चल गया कि ये मेरे निकम्मे स्टूडेंट हैं, ये मेरे एवरेज स्टूडेंट हैं, ये मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं। नो यू हैव टू प्लेस योर स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम वेयर you can easily place them with 2 nikammas, 2 average and one जो है that's excellent student or outstanding student। तो आप उनको एक निकम्मे को ले लो, 2 एवरेज को ले लो, एक अच्छे स्टूडेंट को ले लो और उनको कहीं एक जगह बिठा दो, ताकि अगर जो लो अचीवर है उसको समझ नहीं आई तो जो हाई अचीवर वाला है वो एवरेज और लो अचीवर के कॉन्सेप्ट को टीचर के जाने के बाद या फारग वक्त में उनको क्लियर कर सके। तो इसलिए वो फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसमेंट है कि जिसके अंदर आप बच्चों की अचीवमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो और उनके ब्रॉडर स्किल एरियाज को आप देख सकते हो और उसके जरिए से आप उनके जो स्पेसिफिक एरिया और उसके जो सब एरियाज हैं उनको देख के स्टूडेंट्स को प्लेस कर सकते हो। तो ये नाम रेफरेंस आपके सामने मैंने बयान किया। नाम में ये नाम से क्या है, नॉर्मल ग्रुप। नार्मल ग्रुप को जब आप टेस्ट देते हो, नॉर्मल ग्रुप के टेस्ट के बाद जब आप उस नॉर्मल ग्रुप को रैंक करते हो तो उसको हम नाम रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, जिसके ज़रिए से आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाती है या स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स आ जाते हैं और उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे आप स्टूडेंट्स की रैंकिंग कर लेते हो। So it is actually ranking of the students according to your requirement, and requirement is to place the students in that group, normal group, और फिर उनको आप इंडिविजुअली उन एग्जामिनीज को जो असाइंड स्कोर है उन असाइंड स्कोर के तहत उनको कोई या ऑब्टेन्ड ग्रेड के तहत फिर उनको आप प्लेस करते हो और उनकी अचीवमेंट को बेहतर तौर पर जो है आप फिर फर्दर डिस्कस कर सकते हो पेरेंट्स के साथ भी, अपनी टीचिंग को बेहतर करने के हवाले से भी, इवन बच्चों को क्लास के अंदर प्लेस करने के हवाले से भी। होप दैट के आप इस चीज को समझ गए होंगे। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है? सो क्राइटेरियन रेफरेंस आल्सो कॉल्ड मास्टरी टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। कंपेयर्स ए पर्सनस परफॉर्मेंस टू ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और सेट ऑफ क्राइटेरिया। सो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आल्सो कॉल्ड मास्टरी टेस्ट हैं। कंपेयर्स ए पर्सन परफॉर्मेंस टू ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और ए सेट ऑफ क्राइटेरिया। Anyone who meets the criterion can get a high score. So क्राइटेरिया को मीट करना है, उसमें किसी एक का दूसरे के साथ मुकाबला नहीं है। So anyone knows that the objectives are and can attain mastery to meet them.
it is possible for all the test takers to achieve 100% mastery. So those who qualify that criteria is said to be having 100% achievement. आपने जब वो क्राइटेरिया आपको था कि आपको जी ये वाला नाम इस सूरत में मिलेगा कि अगर आप 60% मार्क्स लेंगे. So anyone who reached at the percentage of 60% will get that reward. तो उसका वहां किसी से मुकाबला नहीं है कि अच्छा जी अगर नफीस ने 60% ले लिए तो नफीस को वो अवार्ड मिल गया, इकरा ने लिए इकरा को मिल गया, तानिया ने लिए तानिया को मिल गया, कोमल ने लिए कोमल को मिल गया, सईदा अदीला को मिले तो सईदा अदीला को मिल गया. अब सईदा अदीला का तानिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है, तानिया का कोमल के साथ नहीं है, कोमल का इकरा के साथ नहीं है, इकरा का रूमा के साथ नहीं है. सो किसी का किसी दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता. जब हम क्राइटेरियन रेफरेंस की बात करते हैं, हर कोई उस स्टैंडर्ड को, उस मास्टरी लेवल को जब अचीव कर लेता है तो अचीव करने के बाद ही इज सेड टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट प्रोग्राम और फॉर दैट जो ऑब्जेक्टिव है. लाइक अगर हम देखते हैं आपकी 100 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस में हीट 1 है, हीट 2 है, हीट 3 है, हीट 4 है, हीट 5 है. सो 5 हीट्स हैं. उसमें क्या होता है कि the 2 persons have to qualify, 2 persons has to qualify for moving on to final heat. तो जो बंदे, अब 2 is the criteria, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया 2, 8 भाग रहे हैं, उनमें से जो 2 पहले आएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे. तो जो बाकी हैं वो उस रेस से आउट हो जाएंगे. अगली हीट में से फिर से 2 बंदे चाहिए, तो जो 2 बंदे पहले पहुंचेंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे. अब दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, बोथ हैव क्वालिफाइड. चाहे एक जो है वो 10 सेकंड में पहुंचा और एक जो है वो 11 सेकंड में पहुंचा, तो 10 सेकंड वाला भी क्वालिफाइड है, 11 सेकंड वाला भी क्वालिफाइड है. सो वहां अगर हमने कहा जी लाइक CRT के HEC ने अनाउंस किए स्कॉलरशिप जो हैं, जो 5000 स्कॉलरशिप्स थे, जो इंडिजिनस स्कॉलरशिप, जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप अनाउंस हुए. अब उसमें स्कॉलरशिप इज गिवन टू 5000 जो फेलोशिप स्कीम्स के तहत स्टूडेंट्स को थे. अब वहां पे उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि क्राइटेरिया है 50 मार्क्स. तो 50 मार्क्स जिसने ले लिए, he is qualified for the scholarship. I got 50 marks, exactly 50 marks, and I got fellowship scheme. I did PhD. So वहां पर मेरे 50 नंबर हैं तो मैंने भी PhD कर ली. किसी और के जो थे उसके 54 थे तो उसने भी मेरे साथ PhD की. सो वो क्राइटेरिया जो है, उस क्राइटेरिया को आपको पास करना हर एक के लिए इंडिपेंडेंट है. PPSC का जैसे माइदा ने अभी बात की कि आप एजुकेटर्स के लिए अप्लाई करते हो और एजुकेटर्स के लिए टू पास दैट टेस्ट इज 50 मार्क्स. सो कम अज कम आप 50 मार्क्स लोगे तो फिर आपको आगे कंसीडर किया जाएगा और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए फिर मेरिट बनेगा. फिर क्राइटेरिया क्या हो जाता है, लाइक वी हैव 100 सीट्स और 100 सीट्स में आपको हर सीट के अगेंस्ट आपको 5 लोग जो हैं वो बुलाने हैं. सो 5 लोग मीन आपको 500 लोग चाहिए. एक सीट के अगेंस्ट अगर आपने 5 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाने हैं तो 100 सीट्स के लिए 500 बुलाने हैं. टेस्ट जो गिवर्स हैं दैट इज 10,000. तो 10,000 में से जो 500 टॉप वाले होंगे दोज वर सेट. अब वो 500 जो है दैट इज द क्राइटेरिया. Those who fall in those 500 list will be selected for final interview. The others are said to be unselected. So criteria में पहले से एक क्राइटेरिया मेंटेन कर दिया जाता है जिसके तहत जो है वहां पे किसी एक का दूसरे के साथ मुकाबला नहीं है. मे बी द लास्ट 15 स्टूडेंट्स हैविंग सेम रिजल्ट ऑफ 50, 50 सबके 50 हैं और सारे सिलेक्ट हो गए. सो ये क्राइटेरियन रेफरेंस है. तो थैंक यू.